तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की जंग और अहम हो गई है। मैनपुरी उपचुनाव से पहले मायावती ने एक ट्वीट किया है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी को लेकर कई आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीएसपी जैसा विकास कभी नहीं हुआ। कांग्रेस पर केंद्र में रहते हुए सहयोग नहीं करने का आरोप मायावती ने लगाया। ट्वीट के जरिए डबल इंजन की सरकार का भी जिक्र किया। बीएसपी के राज में डबल इंजन सरकार नहीं होने का मलाल ऐसा लगा कि उनके ट्वीट के माध्यम से यह जताया जा रहा है। इशारों में बीजेपी की डबल इंजन सरकार की याद दिलाई। दरअसल आज मायावती ने जो ट्वीट किए हैं उसमें डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया गया है। उनका साफ कहना है कि उन्हें मलाल है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और अगर उससे मदद मिलती तो बसपा के राज में ही यूपी की तरक्की ज्यादा होती। तो क्या बीजेपी के डबल इंजन की सरकार के डबल बेनिफिट की तरफ बहन जी का इशारा है? सवाल वही, मायावती का इशारा, बीजेपी को मिलेगा बीएसपी का वोट सारा। मायावती की चाल से भौचक के रह गए अखिलेश। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। और हालात का मुकाबला करें और एक ऐसी फतह दर्ज करें जिससे आने वाले लोगों को ये सबक हो कि लोकतंत्र को दमन तंत्र से नहीं दबाया जा सकता। तो बड़ा सवाल यही कि माया का इशारा, क्या बीजेपी को मिल जाएगा बसपा का वोट सारा? चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और उसके साथ ही विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह हमारे बीच में है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बसपा प्रवक्ता साजन के सिंह हमारे साथ हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे बीच में होंगे। लेकिन हमारे साथ जो विशेष मेहमान जुड़े हैं, मस्कूर अहमद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामपुर से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों से चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले संवाद मकसूर अहमद जी से करते हैं। मकसूर अहमद जी, आपने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बगावत कर दी है। एक तरफ रामपुर में बड़ी जीत का दावा सपा कर रही है, लेकिन ऐसे में आपकी बगावत का कारण क्या है? देखिए साहब, हम तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। फोन आ गया भैया, किसे काट रही है, किसका आ गया? बोलिए मकसूद साहब, आपकी आवाज पहुंच रही है। आवाज आ रही है साहब? जी जी, आवाज आ रही है, जनता सुन रही है आपको। देखिए मैडम, गलत आदमी का चयन कर लिया प्रत्याशी का। इन्हें ही लोकसभा लड़ाया, इन्हें ही हारने के बाद विधानसभा लड़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक हम लोग विरोध करेंगे। आप गलत प्रत्याशी क्यों कह रहे हैं? आसिम रजा की आप बात कर रहे हैं, आजम खान उनके साथ है, उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। आप गलत प्रत्याशी क्यों कह रहे हैं? पार्टी सोच समझ के फैसला लेती है, चर्चा के बाद फैसला लेती है। ऐसे में आपके बगावत की वजह, आप भी कुछ उम्मीद कर रहे थे क्या? जी, हम उम्मीद कर रहे थे या तो हमारी जाति को टिकट मिलता, नहीं तो रामपुर में पठान जाति रहते, ये बहुत सारी पठान को टिकट मिलता। ये समझी बिरादरी के 3000 वोट नहीं है रामपुर में इनका। ये तो लोकतंत्र की बहाली कहाँ हुई पार्टी में? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि खान बिरादरी मतलब पठान को टिकट मिलता, और आसिम रजा कौन है? समझिए, नहीं, आप समझाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि टिकट एक मुस्लिम को मिला, लेकिन वो खान यानी पठान बिरादरी के नहीं है आसिम रजा। पठान नहीं है, तुर्क नहीं है, किसी को मिलता समची बिरादरी के है मैडम। वो एक समची बिरादरी होती है, समची बिरादरी, उसकी बहुत बहुत छोटी तादाद है, लेकिन खान साहब के घर के तो आदमी मतलब टिकट दे नहीं, वो जिस बिरादरी से आते हैं आसिम रजा, वो पठान नहीं है, तो मतलब पार्टी को आप कह रहे हैं कि इससे नुकसान हो जाएगा, जबकि सपा तो कहती है कि मुस्लिम हमारे साथ हैं। नहीं, सपा के साथ मुस्लिम नहीं है, है मुसलमान, लेकिन अखिलेश जी के साथ है, नेताजी के साथ रहे। ये थोड़ी किसी व्यक्ति विशेष के साथ है मुस्लिम। तो आपको लग रहा है कि आसिम रजा के मैदान में आने से सारा मुस्लिम सपोर्ट सपा को नहीं मिलेगा, वो बट जाएगा? कोई पठान बिरादरी से होता मुसलमान चेहरा तो वो ज्यादा मुफीद होता सपा के लिए। बहुत विरोध कर रहा है। नहीं, किसी का होता, समची का नहीं होता टिकट। इनका क्यों हो गया टिकट? अभी चुनाव आ रहे और फिर व्यवहार कुशल नहीं है बहुत, किसी का सलाम नहीं लेते, दुआ नहीं लेते, किसी के अच्छे बुरे में नहीं जाते, किसी खुशी गम में शामिल नहीं होते। इन्हें क्यों वोट दें? अभी चुनाव आ रहे, क्यों वोट देते हैं? आजम खान कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है, दमन तंत्र है। अभी से इस बात के क्या मायने निकाले जाएं? मतलब बीजेपी तो कह रही है कि हार स्वीकार कर ली है अभी से, अभी तो चुनाव लड़े भी नहीं है, वोट पड़े भी नहीं है। नहीं, ये तो वो ये वो कह रहे होंगे, मैंने देखा नहीं अभी। मगर दमन किसका हो रहा है? कोई दमन नहीं हो रहा।
नहीं, वो कह रहे हैं ना कि पुलिस प्रशासन जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह काम करती है, चुनाव लड़ने नहीं देती, ठीक से हमारे वोटर्स को घरों से नहीं निकलने देती, बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जाता, महिलाओं को रोक लिया जाता है, ऐसे आरोप पूर्व में भी लगे हैं वगैरह वगैरह। नहीं, इस चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है। असल में प्रत्याशी बहुत कमजोर, उनसे गलती से उतर गया, उस बात को तो नहीं मान रहे प्रत्याशी गलत आया मैदान में। वो इधर उधर आरोप लगा रहे, गलत है, वो आरोप न लगाए, लोग वोट डालेंगे अपनी मर्जी से, जिस चाहेंगे वोट देंगे। आप लेकिन जिस जी जी जीतेगा। अच्छा, आप जिस बात को रख रहे हैं, जिस पॉइंट को रख रहे हैं मकसूद जी, आप जिस पॉइंट को रख रहे हैं कि आपने पार्टी फोरम में बात रखी है कि कोई ऐसा मुसलमान चेहरा जो पठान बिरादरी से आता हो, आसिम रजा तो संची बिरादरी से हैं, तो शायद इतना वोट नहीं खींच पाएंगे मुसलमानों के, पठान बिरादरी की तरफ मुसलमान ज्यादा जाता है तो चेहरा वहां। ये सारी बातें और समीकरण आपने रखे पार्टी फोरम में सही जगह। मैडम मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। मैं खाली पठानों को नहीं कह रहा, सबसे ज्यादा तो रामपुर में तुर्क बिरादरी रहती है 2.5 लाख। अच्छा, तुर्क बिरादरी 2.5 लाख? जी 2.5 लाख है। हाँ। और 2.5 लाख तुर्क बिरादरों की राजनीतिक हैसियत ये है रामपुर में कि कोई चौकीदार के पद पे नहीं है मैडम। लोकसभा का टिकट भी हक बनता था हमारे लोगों का, विधानसभा हक भी बनता था। अच्छा, हमें नहीं दे रहे थे तुर्कों को तो पठान को दे देते, पठान को नहीं दे रहे तो अंसारी को दे देते, अंसारी को नहीं बंजारे को दे देते, बंजारे को नहीं सैफी को दे देते, किसी बिरादरी को देते। बिल्कुल। तो मुसलमानों के अंदर भी जितनी बिरादरियां हैं उनमें से आपका ये मानना है कि सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं हुआ, पठान बिरादरी का कैंडिडेट जो है वो ज्यादा मुफीद होता, आपकी नहीं सुनी गई, इसको दरकिनार किया गया और आपको लग रहा है कि गलत कैंडिडेट का सिलेक्शन करके चुनाव गलत दिशा में जा रहा है। क्या इसी कारण आपने खुद को अलग कर लिया? क्या इसी कारण खुद को अलग कर लिया? वरना लोग ये भी कहते हैं कि आपकी भी कोई महत्वाकांक्षा रही होगी, आपका भी कोई निजी स्वार्थ रहा होगा, अब अचानक एन मौके से पहले आपने हाथ खींच लिए पार्टी से, आपको साथ होना चाहिए था। मैं तो मैडम ईमानदारी से राजनीति करता हूँ। 12 में टिकट मांगा मैंने, 12 मेरा काट के बुजुर्ग है हमारे यहाँ 100 साल के, उन्हें टिकट दे दिया। उसके बाद 17 में उन्हें टिकट दे दिया, ठीक है। अब 22 में उन्हें टिकट दे दिया, विधायक निधि वापस जाती। तो कुल मिलाकर मशकूर जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि रामपुर के अंदर सपा हारने के लिए चुनाव लड़ रही है क्या? मेरे ख्याल से तो ये लग रहा है 2 बार ऐसे आदमी को टिकट दे दिया, इसका जनाधार नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मकसूर साहब, आप न्यूज़ 18 पर जुड़े और आपने अपनी बातें रखी, आपने अपने पॉइंट्स रखे और वजह भी गिनाई कि आखिर क्यों आपने समाजवादी पार्टी से ये बगावती तेवर अपनाए हैं और खुद को चुनाव से पहले पार्टी से अलग कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। बात रामपुर की भी हुई, बात मैनपुरी की भी होगी। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। शुरुआत करते हैं समीर सिंह, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ है। समीर सिंह जी, मायावती जी ने आज एक ट्वीट किया है, आपने भी देखा होगा और हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, रिपोर्ट में भी हमने चलाया था कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार की तरफ इशारा किया। उन्होंने लिखा कि जब बसपा की सरकार थी तो यमुना एक्सप्रेसवे के साथ गंगा एक्सप्रेसवे, यहां तक कि जेवर एयरपोर्ट भी बन गया होता अगर केंद्र की उस वक्त की कांग्रेस सरकार से सहयोग मिला होता। मतलब क्या बहन जी ये कहना चाह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ज्यादा मुफीद है? क्या इसके पीछे वोटर्स के लिए कोई इशारा है? लगभग 1.5 लाख वोटर बसपा का मैनपुरी सीट पर है और बसपा का कोई कैंडिडेट फिलहाल मैदान में नहीं है, ना प्रत्यक्ष सपोर्ट अभी किसी को है बसपा का। नहीं देखिए आस्था जी, आज मायावती जी ने जो ट्वीट किया है, निश्चित रूप से यूपीए सरकार के कुशासन, यूपीए सरकार के असहयोग को उन्होंने अपने ट्वीट में बताया और ये सच्चाई है कि नोएडा के अंदर से लेके और आगरा तक का एक्सप्रेसवे बनाने का काम मायावती जी ने कहा। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जेवर में एयरपोर्ट भी बनाया और हम गंगा एक्सप्रेसवे भी बना रहे हैं, हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया। माननीय योगी जी ने उन सारे कामों को किया जो कभी उत्तर प्रदेश की जरूरत थी। मायावती जी ने इस तरफ इशारा किया है कि बीजेपी की सरकार में विकास हो रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस के समर्थन की सरकार रही हो, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो रहा था। और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी के विकास का एजेंडा डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार की तरफ इशारा बहन जी मायावती का ये है। डॉक्टर अजीज खान, आपको चिंता सता रही है क्योंकि एक बार आप ही लोग कह रहे थे कि इनका आशीर्वाद मिल जाए, बहन जी का आशीर्वाद मिल जाए, लेकिन इस ट्वीट से तो वो यही इशारा कर रही है कि केंद्र और राज्य में अगर एक पार्टी की सरकार रहे तो विकास जल्दी हो जाता है, समय से पूरा हो जाता है। देखिए आस्था जी, ऐसा है
कि जग जाहिर हो चुका है और मुझे लग रहा है इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आज बहन जी किस तरीके का स्टेटमेंट देती हैं और कैसे कैसी बातें करती हैं। मुझे लग रहा है कि ये बहन जी को समझना पड़ेगा और बहन जी के इन इशारों को और काम के तरीकों को मुझे ख्याल से जनता समझती है। देखिए आज के डेट में अगर देखा जाए तो बहन जी अपनी भाषा में कुछ नहीं बोलती है, वो रिमोट कहीं और से चलता है और वो रिमोट के थ्रू बोलती हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता समझदार है, जनता बिल्कुल उनके किन्हीं भी बातों में गुमराह नहीं होगी, क्योंकि जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में कितना काम किया। जो भी विकास हुआ इस उत्तर प्रदेश का, तो समाजवादी पार्टी का भी विकास हुआ। ठीक है, आप चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे की बात करें, इकाना स्टेडियम की बात करें, गोमती रिवर फ्रंट की बात करें, अब लंबी फेरिस्त है, कन्या विद्याधन योजना की बात करें, आप तमाम तरीके के थर्मल पावर प्लांट की बात करें, चाहे जौहरपुर हो, ओबरा हो, हरदेवगंज, तमाम काम। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। ठीक है, ठीक है, आपने क्या क्या किया आपने गिनवा दिया, लेकिन बहन जी का यह इशारा इस मायने में भी अहम है क्योंकि मैनपुरी सीट पर 2019 में जब नेताजी जीते थे तब आपको बसपा का सपोर्ट था। यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा बसपा का वोटर रहता है। साजन केसिंग हमारे साथ है, बसपा के प्रवक्ता। साजन जी, आप ही बता दीजिए अप्रत्यक्ष रूप से ये किसके लिए मैसेज पहुंचाया जा रहा है वोटर्स को बहन जी द्वारा कि अगर कांग्रेस में केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो हम समय से विकास पूरा कर लेते। मतलब एक ही पार्टी की सरकारें दोनों जगह ज्यादा मुफीद हैं, डबल इंजन की तरफ इशारा कर रही हैं क्या? जी, कल तक जो हमारे वजूद पे सवाल उठा रहे थे, चलो आज मान तो गए ना कि हमारा वजूद है, हमारे चुनाव नहीं लड़ने से किसी की बातें खिल जाती है और कोई शोक के सागर में डूब जाता है। रही बात ट्वीट की, तो बहन जी ने एक संवाद किया है प्रदेश की जनता के साथ। इस संवाद को कोई ये नहीं समझे किसी की पीठ थपथपा रही है, किसी को सर्टिफिकेट दे रही है। हाँ, अगर कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त 2007 से 2012 तक की जब हमारी सरकार थी उस वक्त सहयोग किया होता तो आज प्रदेश बहुत आज सिरमौर होता है भारत में, कम से कम ये तो कहना पड़ेगा। ये सिर्फ आगरा एक्सप्रेस में नहीं बल्कि आज जो एक्सप्रेस की हवाई हो रही है ना, वो सारे के सारे बन जाते। हमने सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया, हमने संवाद किया जनता के साथ। बहन जी ने एक संवाद किया। राजनीति में संवाद के बड़े मायने होते हैं साजन जी। चुनाव से पहले दोनों पार्टियों को निशाने पर लेकर अपनी बात कह देने की कला और गुर बहुत मायने होते हैं इस बात की, और कई मायने निकाले जाते हैं। आप मुस्कुरा तो जरूर रहे हैं, और सवाल मेरा यही था कि वोटर्स की तरफ जो मैसेज पहुंचा है क्या बिल्कुल वही पहुंचा है जो बहन जी कहने जा रही थी, और जिसको लेकर डॉक्टर अजीज खान भी इस वक्त काफी गुस्से में आ गए। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता। लौटेंगे साजन जी, लौटेंगे, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बात सभी बात रख लें, सभी अपनी बात रख लें। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ है। प्रियंका गुप्ता जी, अब देखिए यहाँ वोटर्स पर मैसेज पहुंचाना है बसपा को अपना, तो उसके लिए कांग्रेस का चेहरा आगे कर दिया गया, कांग्रेस को विलन बना दिया गया। बहन जी ने कहा कि अगर आप लोगों ने केंद्र से सपोर्ट किया होता तो ये जितने भी एक्सप्रेसवे या एयरपोर्ट्स की बात हो रही है या जो प्रेजेंटेशंस दिखा रही है मौजूदा सरकार, ये सब जमीन पर होता बसपा की सरकार में। आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, मतलब डबल इंजन की सरकारें ही सही रहती हैं। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि बहन जी को ये भी तो बताना चाहिए कि सपोर्ट से क्या काम हुआ। अगर केंद्र में हमारी सरकार थी तो बहन जी ने जो भी काम किए तो वो केंद्र सरकार के सपोर्ट से ही किए होंगे। ये जितने भी उन्होंने जो पार्क बनाए, जितने भी हाथी लगाए, उस सब का क्रेडिट किसको देंगे? ये तो हो नहीं सकता कि आप मीठा मीठा खा लें और कड़वा कड़वा थू कर दें। तो हर चीज का क्रेडिट दीजिए ना यहाँ बैठ के। और दूसरी बात ये बताइए कि अभी जो एयरपोर्ट है उसको बेच दिया गया, तब बहन जी को कोई दर्द नहीं हुआ। तो बहन जी को उस समय भी तो दर्द होना चाहिए कि आम जनता की जब बात होनी चाहिए। आज किसान के पास खाद नहीं है, लंबी लंबी लाइनों में लगा हुआ है, किसको सरोकार है? बहन जी को सरोकार है क्या किसानों से? कोई मतलब नहीं है किसानों से। रबी की फसल लगानी है, किसान के पास खाद नहीं है, ये समस्याएं नहीं दिखती। महिलाओं के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं आज बीजेपी सरकार में, क्या वो नहीं दिखता? आप बातें कर रहे हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अरे जो है उसको तो देखिए। आप वर्तमान में तो आंखें बंद करके बैठी हुई हैं। तो सवाल तो जनता ये भी देख रही है ना कि आप क्या कर रही हैं। आप विपक्ष से सवाल पूछने की जगह आप किससे सवाल पूछ रहे हैं?
आप उससे सवाल पूछ रहे हैं जो कहीं सत्ता में नहीं है आज। नहीं, लेकिन उन्होंने और उस दौर को लेकर सवाल पूछा प्रियंका गुप्ता जी, जब वो भी सत्ता में थी और केंद्र में आप लोग भी सत्ता में थे, और उन्होंने यही इशारा दिया कि दोनों ही जगह पर एक पार्टी की सरकार रहे तो विकास की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। यही कहना चाह रही है क्या मायावती? ठीक है, आपके पास लौटेंगे संजय राणा को लेकर आना चाहते हैं डिस्कशन में। एक मिनट प्रियंका जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। संजय राणा जी, क्या वाकई सपा के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई होंगी आज मायावती का ये ट्वीट देख के, जहां उन्होंने डबल इंजन की सरकार के फायदे के तौर पर गिनवाया कि उनको क्या नुकसान हो गया जब कांग्रेस ने उन्हें सहयोग नहीं किया था? सिचुएशन हाइपोथेटिकल है, लेकिन राजनीति में इशारे और कहीं अनकहीं में बहुत कुछ कह जाने की कला होती है। जी आशा जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए आशा जी, बहुत बड़ी बात मायावती जी ने कही है। उन्होंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया, समझने वाले सब कुछ समझ चुके हैं। देखिए इसी का ही डर, हम आपको 2 दिन पहले हम लोग डिबेट कर रहे थे इसी टॉपिक पे, हम लोगों ने बोला था कि मायावती जी किस करवट बैठेंगी उसकी उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और उन्होंने आज ये एक तरह से संदेश दे दिया है, संदेश सत्य है कि अगर आप दोनों जगह, हर जगह सरकार एक होती है तो डेवलपमेंट का काम तेजी से होता है। मान लीजिए किसी को फंड लेना है, सेंटर से फंड आता है और फंड अगर रुक गया तो उत्तर प्रदेश के पास लिमिटेशन होती है, वो फंड खर्च करने के फंड की लिमिट होती है। अगर दोनों चीजें नहीं मिलेगी तो विकास के कार्य नहीं हो पाएंगे। आप देखिए जो उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य हो रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट बन रहा हो, चाहे दूसरे विकास के कार्य हो रहा है, चाहे रोड बन रहा है, तो कहीं ना कहीं सहयोग से संजय जी, मैसेज पहुंच गया होगा वोटर्स तक, जिस इशारे की बात आप कर रहे हैं और जिसका सवाल हम उठा रहे हैं। मैसेज पहुंच गया, बात रजिस्टर हो गई होगी वोटर्स तक। बिल्कुल, इशारा बहुत क्लियर है और इसी का डर हमें था कि अगर मायावती जी ने इशारों में, देखिए होता है अंदर से इशारा करना, इन्होंने तो ओपनली इशारा कर दिया कि अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तभी देश का विकास हो सकता है, प्रदेश का विकास हो सकता है। और मैसेजिंग बहुत क्लियर है इस समय, जनता इस बात को बखूबी समझ रही है कि किसके साथ रहने से फायदा है, किसके साथ रहने से नुकसान है। ठीक है। डॉक्टर अजीज खान, एक तरफ यादव परिवार की एकजुटता, चाचा भतीजे का साथ और नेताजी की विरासत, लेकिन बीजेपी ने भी अपना चक्रव्यूह बुना है और अब उसमें बहन जी का भी साथ मिल रहा है। देखिए आस्था जी, आपको भी ये पता है कि मैनपुरी का चुनाव एक तरफा है, वहां कहीं दूर दूर तक बीजेपी एग्जिस्ट नहीं करती और बीजेपी अपने जमानत को बचाने के लिए परेशान है। आज जो लड़ाई वो लड़ रही है वो जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही है। रही बात अब बहन जी का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, लगातार बहन जी आज से नहीं, पिछले कई सालों से लगातार आप देखिए कि किस तरह वो जन समस्याओं को नहीं उठाती हैं, मुद्दों से भटकाती है लोगों को। जैसे बीजेपी मुद्दों से भटकाती है वैसे बहन जी मुद्दों से भटकाती है, वो मुद्दे नहीं उठाती। किसानों पे बोली आज तक, 800 किसान शहीद हो गया, एक शब्द नहीं बोली। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से लाचार, केंद्र सरकार किस तरीके से तमाम परेशानियां हैं, महंगाई चरम पर है, लेकिन बहन जी एक सवाल नहीं खड़ा करती हैं सत्ताधारी पक्ष के ऊपर। वो किस पर सवाल खड़ा करती हैं? विपक्ष पर सवाल खड़ा करती है। समाजवादी पार्टी अपने ग्रेवा में झांक करके देखे, आज आप ये दुर्गति होने जा रही है कि आज अपने घर जिसको आप समझते हो ना, उसमें अपनी सीट बचाना मुश्किल हो रहा है। आप ब्लेम हम पर कर रहे हो, खुद अपने क्या नहीं, खुद अपनी जनता के लिए। साजन जी शांत हो जाइए, मैं आपको साजन जी शांत हो जाइए, मैं आपको अलग से समय दूंगी काउंटर करने का। अजीज खान जी को बात पूरी करने दीजिए। अजीज जी बात पूरी कीजिए, अजीज जी बात पूरी कीजिए 20 सेकंड में, उसके बाद साजन सिंह। बात क्या पूरी करेंगे? बात कहने शांत हो जाइए साजन सिंह, मैं अलग से आपको 25 सेकंड दे दूंगी, अलग से 25 सेकंड दे दूंगी। साजन जी शांत हो जाइए, मैं अलग से आपको 30 सेकंड ले लीजिएगा, बोलने दीजिए अजीज खान को। आस्था जी प्लीज। हाँ बोलिए। बहन जी राजनीतिक तौर पे अपने आप को सरेंडर कर चुकी हैं। वो उन्होंने हाथ पैर ढीला कर दिया, उन्होंने ये मान लिया अपने आप को कि अब आने वाले वक्त में भी उनको राजनीति नहीं करना है, क्योंकि पिछले कई साल से उनका ये रवैया चल रहा है। मैं एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में अगर कोई संघर्ष कर रहा है जरूरतमंदों के साथ में, जो जिनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है उनके साथ, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी खड़ी है और समाजवादी पार्टी ऐसी लड़ाई लड़ती रहेगी। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ा है। मैनपुरी में आज जो स्थिति पैदा हुई है, इससे बीजेपी बहुत घबराई हुई है। वो अलग अलग तरीके का शिगुफा छोड़ करके कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। ठीक है अजीज खान जी। साजन सिंह 30 सेकंड। अरे एक ट्वीट पे थर्रा गए हो, पूरी पार्टी हिल गई है, पैरों के तले जमीन खिसक गई और कहते हम राजनीति नहीं करते, हम जनता की समस्या को नहीं उठाते। हाँ, परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है पॉलिटिक्स में। आस्था जी, 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक आदमी श्रीमान अखिलेश यादव जी चाचा को खड़े रख करके खुद बैठे थे, आज चाचा के पैरों पड़ रहे हैं।
किस लिए? इसलिए डर सता रहा है उनको। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश की जमीन से खत्म हो रहा है, टूट रही है पार्टी। एक मैसेज है दीवार पे लिखी हुई दीवार पे, समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर नहीं हरा सकती। जो बीजेपी को चुनौती देगी सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी इसका आगाज हो चुका है। प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ठीक है साजन जी, लेकिन फिलहाल तो बीएसपी पर आरोप लगते हैं कि चाहे आप चुनाव लड़ें या चाहे आप चुनाव ना लड़ें, फायदा बीजेपी को ही होता है, फायदा बीजेपी को ही होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसी बात को लेकर सपा कह रही है कि आप बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। संजय राणा जी, देखिए मैं आऊंगी वापस। संजय राणा, देखिए आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए बीएसपी का जो वोट बैंक है, वोट शेयर कह सकते हैं, वो तकरीबन 14% है। और आप देखेंगे 2019 से 2014 के भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में 32% था 2014 में, और 44% हो गया 2019 के चुनाव में। अब अगर ये वोट शेयर 14%, मैंने कहता हूँ 100% स्वीप होता है, अगर उसमें 20% भी स्वीप होता है तो देखिए परसेंटेज कहां से कहां पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं ये घंटी, जो खतरे की घंटी समाजवादी पार्टी के लिए है, और हमारे जो अजीज भाई बैठे हुए हैं इनके लिए भी तकलीफ में होगा, क्योंकि वहां से डिंपल जी लड़ रही है और थोड़ा सा भी वोट स्विंग होता है, जिससे आपसे आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, तो ये तकलीफ हो सकती है और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए समाजवादी पार्टी को। और इसीलिए देखिए समाजवादी पार्टी थोड़ी सी कहीं ना कहीं बौखलाई सी हुई है और वो कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं और आरोप लगा रहे हैं। ठीक है साजन सिंह, आप जवाब देना चाह रहे थे कि आरोप क्यों लगते हैं बसपा पर, आप चुनाव लड़ें या ना लड़ें, दोनों ही सूरत में कहा जाता है कि फायदा भाजपा को होता है। ये अर्थात एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स का जमाना है, अपेक्षाओं का दौर है, लोग अपेक्षा करते हैं। किसी को ब्लेम कर करके, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर करके आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। ये बात ध्रुव सत्य है। ये आप सपा के लिए कह रहे हैं या भाजपा के लिए कह रहे हैं? मुश्किल यही है, क्लियर कीजिए, ये आप समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि भाजपा के लिए कह रहे हैं? हाँ, 5 सेकंड। एक तरफ तो हमारे अस्तित्व पे वो सवाल खड़े करते हैं, दूसरी तरफ हार का ठेका हम पे फोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि आपकी नीतियों में कहीं ना कहीं दोष है, आपकी स्ट्रेटजी में दोष है। आप एक राजनीतिक दल के रूप में जो भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, प्रदेश में एक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। आप वॉक ओवर दे रहे हैं बीजेपी को, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। यही बात प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, बहुजन समाज पार्टी ये कह रही है कि आप लोग अपनी रणनीति नहीं देखते, आप लोग अपनी बिसात सही से नहीं बिछा पाते और उसका ठीकरा जो है वो बसपा पर या अन्य पार्टी जिससे आपने पूर्व में गठबंधन किया उस पर फोड़ते हैं। सुभाषपा के भी कैंडिडेट का नॉमिनेशन अचानक खारिज हो गया और बसपा ने भी आज इशारों में ये ट्वीट कर दिया। आपको चिंता नहीं सताती कि मैनपुरी में ये टक्कर कांटे की होने जा रही है? भाजपा को भी आप इतने हल्के में नहीं ले सकते, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए आस्था जी 2-3 बातें हैं, बड़ी अहम है, वो सुन लें आप। पहली बात तो ये साजन जी को मैं कुछ बता दूं, ये जो आईसीयू में थे और 10 सीटें इनको मिल गई थी, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का उपकार है, उस उपकार को ये माने। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि पत्थर की जिसको हमने अता की थी जिंदगी, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। एक बात समझिए आप, ये बरसना छोड़िए, ये जो सीटें आई थी वो समाजवादी पार्टी का दोस्त चला गया। अरे सुनिए, अरे सुन लो, इनको हल्ला करने रोकिए, इनको रोकिए, इनको तमीज नहीं बात करने का। साजन सिंह जी बात पूरी होने दीजिए, आपको पूरा मौका मिला है, पूरा समय मिला है साजन जी। अब डॉक्टर अजीज खान की बात भी पूरी होने दीजिए। अजीज खान जी बोलिए, अजीज खान जी बोलिए। देखिए आस्था जी एक बात समझिए, अभी देखिए राणा जी सवाल कर रहे थे, उन्होंने कहा साहब 2014 का वो आंकड़ा दे रहे थे, उस समय बीएसपी अलग थी, लेकिन शायद उनको पता होना चाहिए कि उस वक्त भी समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर था वो 59%, ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम कंबाइन लड़े तब भी हमारा जो वोट शेयर था वो 56% था, इस बात को समझिए। तो कहीं ना कहीं जब बीएसपी अलग भी लड़ी है तब भी हमारा वोट बैंक बड़े स्तर पर था। अरे भाई सुनिए ना मेरी बात, एक बात तो इसलिए वोट शेयर को भूल जाइए आप। देखिए मैनपुरी का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है, एक तरफा चुनाव है, जमानत बचाने का चुनाव है, उसको हार जीत की लड़ाई नहीं है।
हम उसे हार जीत में नहीं लड़ना ठीक है, चाहते। मतलब आप ये हम कह रहे हैं कि बीजेपी जमानत बचाने का की चुनाव है, बात करती जीते तो आप हैं ही, ये जीत कितनी ऐतिहासिक होगी इस पर आपका फोकस है, इस पर आपका फोकस है। समीर सिंह, ये तो जमानत बचाने का चुनाव लड़ रहे हैं आप, सपा ये मानकर चल रही वो जीती है, मेहनत इसलिए हो रही कि जीत ऐतिहासिक हो। आस्था जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मैंने प्रारंभ में भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रही है। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मैनपुरी के दौरे पर हैं। मैं पूछना चाहता हूं अजीज खान जी, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जिस शिवपाल यादव जी के घर आप गए, अखिलेश जी पैर छू रहे हैं, शिवपाल जी रामगोपाल जी का छू रहे हैं। ये लोकतंत्र है, ये परिवार तंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जनता के बीच में जाना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है, किस हार का डर अखिलेश जी को सता रहा है? अखिलेश जी आजमगढ़ क्यों नहीं गए प्रचार करने? अखिलेश जी रामपुर क्यों नहीं गए? अखिलेश जी खतौली क्यों नहीं गए? सिर्फ मैनपुरी में नामांकन के एक दिन पहले से डेरा डाले हुए हैं, पूरा परिवार डेरा डाला हुआ है। आस्था जी, अखिलेश यादव जानते हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं, और अपने हार को बचाने के लिए चाचा की मनौवल, भतीजे की मनौवल, परिवार की मनौवल कर रहे हैं। और भारतीय जनता यही सारे तो आरोप है समीर जी जो आप सपा पर पूर्व में लगाते रहे हैं कि वरिष्ठों का सम्मान नहीं किया, पार्टी के गठबंधन दलों और तमाम बड़े नेताओं का सम्मान नहीं किया, चाचा का सम्मान नहीं किया। अब वही सब पर तो काम किया, तो अब आप कह रहे हैं कि हार का डर सता रहा है। नहीं आस्था जी, एक बात समझिए थोड़ा सा, कि इनके पास काम नहीं है, इनके पास परिवार है, और परिवार के बात पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं कहता हूं कि जो बात हम कहते थे कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, वो सारे चीज आज मैनपुरी के अंदर चरितार्थ हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीती। चलिए, तो कुल मिलाकर मैनपुरी के चुनावी मैदान में भाजपा परिवारवाद की बात करेगी, गुंडा राज की बात करेगी, राजनीतिक समझ पर सवाल उठाएगी और कुछ सियासी समीकरण साधेगी, और उसमें बहन जी का भी साथ मिलता दिख रहा है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो कि पार्टी की एकता, चाचा भतीजे का साथ और नेताजी की विरासत को लेकर चुनावी मैदान में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।